नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाम 7:30 बजे हमारी किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों। इसमें अब तक जो है 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है दोस्तों। और इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा है। 28 तारीख को हमारे एग्ज़ाम है, ठीक है। और आज हो चुके हैं 18 तारीख, बचे हैं टोटल 10 ही दिन बचे हैं। और कल हमारा एडमिट कार्ड भी आ जाएगा कि आपका पता चल जाएगा किसका एग्ज़ाम किस सेंटर पर है, कहाँ पर है, ठीक है। कल सबको पता ही चल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास से है शुरू है, ठीक है। भारतीय इतिहास में पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं थे। जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक मुक्ति। तो जैनवाद जो 3 रत्नों में शामिल नहीं थे, यह थे आपका दोस्तों सम्यक मुक्ति जो है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थल में से कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हैं इनमें से किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? लोथल से, कालीबंगा से, नागार्जुन से या फिर रोपड़ से। तो कहाँ से कुछ नहीं प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन से कुछ नहीं प्राप्त हुआ है रोपड़ यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। बाकी लोथल से भी मिला है, गोदीवाड़ा बंदरगाह, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, रोपड़ से भी मिला है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में रहते थे। मुगल काल में सर्वाधिक जो मनसबदार थे किसके शासन काल में थे? औरंगजेब के, अकबर के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के। तो सबसे ज़्यादा जो मनसबदार होते थे दोस्तों, यह ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कौन गवर्नर जनरल है दोस्तों? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, यह आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह सती प्रथा का विरोध करता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है आपके सामने, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज इंडस्ट्री करा के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया था। हड़प नीति को कौन प्रयोग किया था कि जिसमें कई भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था। तो सभी को पता होगा कि जो हड़प नीति का प्रयोग किया था यह था आपका कौन था दोस्तों? ऑप्शन तीसरा होता है लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का समर्थन था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, और हड़प नीति के तहत पहले किस राज्य को मिलाया गया था दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का विस्मार्क कहा जाता है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, स्वामी विवेकानंद को, लाला लाजपत राय को। तो भारत का जो विस्मार्क कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सातवां है, कह रहा है कि अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। अरविंद घोष का जो नाम है किस षड्यंत्र के मामले में जुड़े हैं? काकोरी षड्यंत्र मामले में, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र या फिर अलीपुर षड्यंत्र में। तो पूछा है अरविंदो घोष का, तो अरविंदो घोष का जो नाम जुड़ा है दोस्तों यह अलीपुर षड्यंत्र मामला में, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र मामला से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? बीजी तिलक हैं, दादा भाई नरौजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सी राजगोपालाचारी हैं। तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हैं दोस्तों यह आपके हैं कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान जो है प्रस्तुत किया गया था। एल्बर्ट जो बिल था वह किसके समय, किसके शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था? कर्जन के, मिंटो के, लिटन के या फिर रिपन के? तो एल्बर्ट जो बिल था दोस्तों, यह किया गया था, प्रस्तुत किया था, ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो रिपन के शासनकाल में एल्बर्ट बिल जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना संधि कब की गई थी? पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1919 में, 1932 में, 1937 में, 1935 में? तो पूना पैक्ट जो हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, यह हुआ था 1932 में। ठीक है, 1932 में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 11 नंबर का भूगोल से शुरू होता हुआ आपके सामने है प्रश्न। पहला कह रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती हैं? मैदानों की अपेक्षा में जो है रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती हैं? क्यों होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो है बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है। आंसर क्या हो जाएगा कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ जो है बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा जो है अति शीघ्र विकिरण करती है। तो ऑप्शन पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों को किस और नाम से जाना जाता है? पर्णपाती वन से, उष्णकटिबंधी वन से, अल्पाइन वन से या फिर झाड़ीदार वन के नाम से जाना जाता है? तो सदाबहार की बात की जा रही है, तो सदाबहार को दोस्तों उष्णकटिबंधी नाम के भी जाना जाता है। सदाबहार जो वन होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में इसके किसके लिए जाना जाता है? कांडला जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, या समुद्री खाद्य उत्पादनों के लिए केंद्र है, या हीरे को काटना एवं हीरो की पालिश की जाती है, या जहाज तोड़ने का उद्योग है? तो कांडला की बात किया जा रहा है, तो कांडला किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। कांडला जो है यहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, गुजरात में स्थित है कांडला। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जाए कि किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? केरल को, कर्नाटक को, बिहार को, उत्तरांचल को? तो इसका सही आंसर जो होगा, मसालों के राज्य किसे कहा जाता है दोस्तों? मसालों का राज्य जो कहा जाता है, यह केरल राज्य को कहा जाता है। ठीक है, मसालों का राज्य केरल राज्य को। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में जो है तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। प्रश्न है आपके सामने, यहाँ दोस्तों इसकी नहीं है, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है दोस्तों? तो किसकी खोज के लिए जाना गया है? यह आपका सबसे बड़ी यूरेनियम खानें पाई गई हैं। किसके लिए? सबसे बड़ी यूरेनियम खान के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर का, यहाँ अर्थव्यवस्था से प्रश्न शुरू होते हैं। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पहला, कह रहा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति क्या था? या फिर ऑप्शन दूसरा है कि तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या 61 से 66 तक था? 8वीं का 92 से 97, 11वीं का 7 से 12, या फिर पहली पंचवर्षीय 51 से 56 के बीच में थी? तो इसमें कौन गलत बताया गया है? इसका गलत जो बताया गया दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 56 तक नहीं था दोस्तों। ठीक है,
61 से 56 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी? यहाँ मतलब 51 से 56 पहली, तो 56 से 61 दूसरी, तो 61 से जो है 61 से 66 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा होता है कि यह एक केंद्रीय परियोजित योजना नहीं है, यह गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि SIDBI इसका घोतक क्या है? SIDBI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SIDBI, एक मिनट हम लिख रहे हैं, SIDBI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों सिडबी का? इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। चौथे गवर्नर चलिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? कौन सा है दोस्तों सुरक्षित है? समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर जीवन स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह सभी को पता है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के, आयरिश से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो लिया गया है, यह लिया गया है आयरिश के संविधान से, या फिर आयरलैंड भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद आपका होता है 14, कहता है कानून के समक्ष समानता। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 23 नंबर का 24 नंबर का, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? पंचायत समिति जो होती है किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? जनपद पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा, जिला परिषदें या फिर अचल पंचायतें। तो इसका सही आंसर होगा जो पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के जवाबदेही होती है, तो यह होती है आपके ऑप्शन तीसरा होता है जिला परिषद के। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान दिया गया है? 10वीं में है, 11वीं में है, 9वीं में है, या फिर 12वीं अनुसूची में है? तो पूछा है कि पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची है? तो पंचायती राज के लिए हमारी अनुसूची जो है दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 11वीं अनुसूची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है विज्ञान से प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? यह होता है आपका दोस्तों कौन सा होता है? ऑप्शन तीसरा होता है हड्डियां। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर का, कह रहा है कि डार्विन
के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन है? जिराफ की लंबी गर्दन क्यों है दोस्तों? डार्विन के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्ते तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण इनकी गर्दन जो है लंबी हुई है जिराफ की। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि किस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान की संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो उसके न्यूक्लियस और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा होता है 19। अगला प्रश्न है, 8 किलो द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेमी है जो 300 आरपीएम से घूम रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शियल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शियल क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि यदि 250 यानी वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो तो और उसके और फर्श के बीच में घर्षण का गुणांक जो है 0.3 हो तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा? अधिकतम घर्षण बल क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, बिल्कुल सही है। चलिए हिंदी का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। पहले कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? शिष्य कहा जाता है, आश्रमवासी कहा जाता है, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी कहा जाता है? तो गुरु के समक्ष रहकर जो शिक्षा लेते हैं उन्हें कहा जाता है अंतेवासी। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, मीनाक्षी का पर्यायवाची पूछा है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुंदरी होता है, दुर्गा होता है, मछली होता है, लक्ष्मी होता है? मीनाक्षी की बात किया जा रहा है तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है यह दुर्गा होता है। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है यह हमें बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। 20 ऑप्शन है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, यह स्थित गलत होगा। फिर तीसरा कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, यह भी हमारा गलत ही हो जाएगा। अभी एक थोड़ा सा डाउट में पहला। अब चौथे ऑप्शन की बात करें, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यह बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चौथा जो बताया गया है 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का चौथा जो ऑप्शन है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यह ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही होगा। पहला वाला भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें कहा कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यह गलत होगा। चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 39। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थव्यवस्था से मिलते जुलते अर्थ वाले लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति कौन सी है जो बनारस से मिलती जुलती हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप, आपके सामने दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन चौथा होगा कि तन पर नहीं लत्ता खाए पान अलबत्ता। चौथा जो होगा तन पर नहीं लत्ता खाए पान अलबत्ता। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का, पूछा गया कि किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? कौन सा सही संधि विच्छेद बताया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर आपका पद्धति का जो सही संधि विच्छेद बताया गया है पत धन हति होता है। ठीक है, यह सही है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो यह बना है आपका उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि NIRF की
ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है? NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में जो है कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर जो रैंक प्राप्त किया है यह है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास की। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्रश्न है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? क्या किसका किया, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? यह किया जाएगा आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? प्रश्न है कि नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? तो यह किया है दोस्तों नाटो जो है यह किया है आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनलैंड के साथ। कहाँ किया गया है? फिनलैंड। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? गीगा फैक्ट्री कहाँ बनाई जाएगी दोस्तों, किस राज्य में? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो गीगा फैक्ट्री बनाने वाला जो फैसला लिया गया है दोस्तों यह बनेगी आपकी कहाँ? ऑप्शन पहला होगा गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है 56 नंबर का कि कांस फिल्म, एक मिनट, प्रश्न है आपके सामने कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है अभिनेता के रूप में? तो यह दिया गया है दोस्तों आपके कौन सेक्टर है, कौन है? कोजी याकुसो है। कौन है? कोजी याकुसो। अगला है 57 नंबर का, कह रहा है कि किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नामित किया गया ऑप्शन चौथा होता है मुकेश अंबानी को। 58 नंबर का प्रश्न है कि किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है आपके ऑप्शन दूसरा होता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? कह रहा है कि किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका HS प्रणय है। कौन है? HS प्रणय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर का, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? के फोन परियोजना का शुभारंभ किया है कौन सा राज्य है दोस्तों? यह शुरुआत करने वाला आपका तेलंगाना राज्य है। कौन होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सामान्य जागरूकता से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार नहीं है? पोपीर है या फिर भवाई है, सत्रिया है, पूर्वी है? इनमें से कौन नहीं है अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है? नृत्य पूछा गया है तो कौन सा अरुणाचल प्रदेश का इनमें से एक है? इसमें पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य एक है, इनमें से कोई एक नृत्य होगा अरुणाचल प्रदेश का, कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला है, पोपिया जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खाली स्थान दिया गया, सिक्किम के भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर 10वें महीने में होता है, कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा होता है सोनम लोसुंग होता है। क्या है? सोनम लोसुंग। सिक्किम का एक भूटिया लोगों का नव वर्ष महोत्सव मनाया जाता है।
कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कह रहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें टोटल द्वीप जो है 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि डंकन दर्रा जो है डंकन पास अवस्थित है। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में। तो डंकन बात की जा रही है डंकन पास की, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है डंकन पास। 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। पंथी, पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है, नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उड़ीसा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। पंथी की बात किया जा रहा है तो पंथी आपका जो होगा दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। चलिए कह रहा कि बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बेशक के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन चौथा होता है, बेशक बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का, खाली स्थान दिया गया कि भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कौन सी संस्था है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला है कि IIT हैदराबाद है। ऑप्शन पहला वाला IIT हैदराबाद। चलिए 69 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 69 नंबर का यहाँ प्रश्न है नीचे, ठीक है। कहा जा रहा है कि सीजर और क्लिप कह रहा कि सीजर और क्लिपोपेट्रा किसने लिखी है। सीजर और क्लिपोपेट्रा लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 70 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत और अन्य जगहों पर बायोमास खाली स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है बायोमास, तो यह प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों आपका ऑप्शन सभी विकल्प सही हो जाएंगे। गन्ने जो है मूंगफली के छिलके में भी, गन्ने की खोई में भी, चावल के छिलके में भी। तो यह ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।